हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए। हमने इंग्लिश के 80 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। आज उसके नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि 80 से 100 के लिए एमसीक्यूज़ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये केसेस भी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक बार जब हमारी ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर दिन एवरी सिंगल डे हम उस पर टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो है वो क्विज़ कंडक्ट कराते रहेंगे, जिससे आपकी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए रिवीजन हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 81। चूज द कोऑर्डिनेट क्लास इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट क्लास चूज करनी है। अब मैं जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अलग करने पर भी अपना एक कंप्लीट सेंटेंस बनाती है। ठीक है, जो अलग करने पर भी अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाती है। इसी तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी, जो अलग करने पर अपना कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाए, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाती है। इनकम्प्लीट सेंटेंस मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं। क्या लिखा है, चूज दी कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि अब हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज को चूज करना है। क्या लिखा सेंटेंस में, वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम इफ यू फिनिश द वर्क इन द टाइम। एक सेंटेंस तो यह है वी कैन ऑल गो फॉर द आइसक्रीम, और दूसरा सेंटेंस आया इफ यू फिनिश द होमवर्क इन टाइम। इनमें से इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस कंप्लीट है, तो वो है ऑप्शन सी, वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम, यानी कि हम सब आइसक्रीम खाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात की जाए, इफ़ यू फिनिश द होमवर्क इन टाइम, कि अगर तुम टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट कर देते हो, तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आई, ये तो इनकम्प्लीट है। फिनिश द होमवर्क इन, ये भी इनकम्प्लीट है। ऑप्शन डी भी इनकम्प्लीट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा सबऑर्डिनेट क्लॉज बताओ, चूज दी सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इन जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें सबऑर्डिनेट जो इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है। क्या लिखा है, इफ़ आई कांट फाइंड माई वॉलेट, एक सेंटेंस यहाँ पर हुआ, माई इंटायर डे विल बी स्पॉइल्ड। माई इंटायर डे विल बी स्पॉइल्ड, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, ये तो आ गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, लेकिन हमें ढूंढनी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्लॉज जो इनकम्प्लीट है, तो वो कौन सी हो जाएगी, इफ आई कांट फाइंड माई वॉलेट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, स्पॉट द एरर, यानी कि एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। यू शुड नॉट स्मोक इन दी हॉस्पिटल, आपको मतलब ये बोला गया कि हॉस्पिटल के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है। देखिए अगर मैं बात करूं, यू शुड नॉट स्मोक इन दी हॉस्पिटल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों बिल्कुल ठीक है। नॉट स्मोक इन दी हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मॉडल है, मॉडल के बाद जो टेंस या वर्ब यूज़ की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है, बिल्कुल ठीक है। अब गलती किस में है, गलती है दोस्तों ऑप्शन ए में, शुड नहीं आएगा, यहां पर आएगा मस्ट। यू मस्ट नॉट स्मोक इन दी हॉस्पिटल, क्योंकि दोस्तों ये एक ड्यूटी है कि हमें हॉस्पिटल में स्मोकिंग नहीं करनी होती है, और ड्यूटी के लिए हमेशा मस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, जिसमें हमें एरर डिटेक्शन दिखा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई कैन लर्न थिंग्स फास्टर। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, व्हेन आई वाज यंग, यानी कि सेंटेंस तो पास्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे जितने भी सेंटेंस होंगे वो भी पास्ट में ही चलेंगे, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कैन लर्न थिंग्स फास्टर, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कैन नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो आगे भी पास्ट में ही आएगा, तो कैन की जगह क्या आएगा, कुड, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड लर्न थिंग्स फास्टर, तो ऑप्शन सी का जो है एरर डिटेक्शन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब हमें आर्टिकल चूज करना है। डैश देयर आर सेवरल थिंग्स और सेवरल काइंड्स ऑफ परमानेंट पॉलिसीज। अब आप खुद चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्या पहले यहाँ पे ए आएगा, ए देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ पॉलिसीज, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पर एंड आएगा, एंड देयर आर सेवरल, कोई चांस ही नहीं बनता। द भी यहाँ पे कभी यूज़ नहीं होगा, द देयर आर ऐसा कभी होता ही नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूँ। दिस, दैट, दीज, दोज या फिर देयर, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। ए दिस, ए डैट, ये कभी इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउन हो या फिर नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव यूज़ किया गया उससे पहले, तो उनके लिए आर्टिकल यूज़ किया जाता है। दिस, दैट, इनके लिए आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन के बेस पर पूछा गया हुआ है। द फूड was distributed dash the poor, between the poor, towards the poor, among the poor, below the poor। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं आएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं आएंगे, टूवर्ड्स और बिलो तो कभी यूज ही नहीं होगा। बचे दो, बिटवीन या एमंग। द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पोर। हमने एक बात पढ़ी थी दोस्तों, जब हमने प्रीपोजिशन का लेक्चर पढ़ा था, जब भी दो पर्सन की बात की जाए तब ही आपका बिटवीन यूज़ किया जाता है। जब भी दो पर्सन से ज़्यादा की बात की जाए, दो पर्सन से ज़्यादा की बात की जाए, तब हमारा एमंग यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या पता चलेगा, यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा। ऑप्शन सी, द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दी पोर। अगर यहाँ पर ऐसा होता, द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दी टू ब्रदर्स, टू हमें नंबर बता दिया गया होता कि दो भाई थे, एग्जैक्टली टू के बारे में बताया होता, तो टू के लिए हमेशा हम बिटवीन यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम हमेशा अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बी दोस्तों हमें प्रीपोजिशन के बेस पर पूछा गया हुआ है। देयर आर ए लॉट ऑफ एप्पल्स डैश द बास्केट। यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स थे बास्केट के अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है, जब भी किसी इनक्लोज चीज़ के अंदर की बात आ जाए कि उसके अंदर है वो चीज़, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, हमेशा प्रेपोजिशन इन यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल। अब हमें करेक्ट मॉडल चूज करनी है। यू शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर बॉटल्स विद यू टुमारो एज इट डैश बी अ वेरी हॉट डे, ठीक है। आपको अपने साथ कुछ वाटर बॉटल्स ले जानी चाहिए कल के लिए, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोली है कि कल दिन काफ़ी गर्म हो, ठीक है। जब भी पॉसिबिलिटी बोली जाए दोस्तों कि कल की ऐसे पॉसिबिलिटी बताई जाए, जैसे मैं बोलूँ कि इट माइट रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है, तो हम हमेशा माइट का यूज़ किया करते थे। माइट, क्योंकि माइट जो है वो पॉसिबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का केस आया है, तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है।
You should take plenty of water bottles with you tomorrow as it might be a very hot day. Next question, fill in the blank with the correct option. correct option पर हमें blanks fill करनी है. And to all appearance the wizard did leave Frodo alone, and he did settle down, but the growth of hobbit sense was not very dash. अब आपको ये सेंटेंस पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा होगा. ऑप्शन देखिए, नोटिसेबल, 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 यानी कि ये आपको स्पेलिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है. इनमें से राइट स्पेलिंग कौन से है जो इधर पुट किए जाएंगे. तो आपको नोटिसेबल के स्पेलिंग आने चाहिए. नोटिसेबल के स्पेलिंग क्या होते हैं? NOTICE, नोटिस, ABLE, नोटिसेबल. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी पुट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के ऊपर पूछा गया है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लास 4 एग्जाम में आपको जो भी पैराग्राफ पूछा जाएगा उसके बेस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके विद इन पैराग्राफ निकलेंगे. तो पैराग्राफ्स वाले मैं आपको नहीं करवाऊंगा. ये बिल्कुल ही सिंपल होते हैं दोस्तों, इसको करवाने का कोई इतना होता नहीं है. जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब के सब आपके पैराग्राफ में से निकल पड़ते हैं. ठीक है, जैसे कि पूछा गया टाइटल ऑफ द पैसेज, या आपको पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाएगा. इसके साथ एक दो और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पैराग्राफ्स में से ही निकलेंगे. ठीक है, तो अब हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है पैराग्राफ के बाद, वो हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 94, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है जिसके स्पेलिंग सही नहीं हो. ठीक है, हेल्थ केयर, फैसिलिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एक्सप्लेनेशन. अगर आप ऑप्शन डी के देखें बिल्कुल सही स्पेलिंग है. ऑप्शन सी के देखें TULOS, ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल सही स्पेलिंग है. ऑप्शन ए के स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है हेल्थ केयर के. ऑप्शन बी के स्पेलिंग गलत हैं. फैसिलिटीज़ के स्पेलिंग गलत हैं. फैसिलिटीज़ के सही स्पेलिंग क्या होते हैं? FACILITIES, ये होती हैं फैसिलिटीज़ के सही स्पेलिंग. यहाँ पर डबल एल यूज़ किया गया है. डबल एल कभी भी यूज़ नहीं होता. तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर, जिसमें हमें स्पेलिंग इनकरेक्ट दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 95 भी दोस्तों स्पेलिंग के बेस पे पूछा गया. अब हमें अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है. ठीक है, क्या स्पेलिंग दी गई है? ट्रांसमिशन, कंटेजियस, कंटेमिनेटेड, एयरबोर्न. तो अगेन ट्रांसमिशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंटेमिनेटेड के स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एयरबोर्न के स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है. कंटेजियस के स्पेलिंग गलत हैं, क्योंकि कंटेजियस के स्पेलिंग क्या होते हैं? CONTAGIOUS. कंटेजियस क्या होता है? ये डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती है, उसको हम बोलते हैं कंटेजियस. ठीक है, तो इसके स्पेलिंग गलत है. ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर, जो स्पेलिंग हमें गलत दी गई है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड द सिनोनिम ऑफ मर्क्यूरियल. अब हमें इसका सिनोनिम बताना है. तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, स्टेबल, स्टेडी और कांस्टेंट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है. इन तीनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है स्थिर. स्थिर बोलते हैं स्थिर, जो चीज़ ऐसे स्थिर हो. स्टेबल भी वही चीज़ होती है, स्टेडी भी और कांस्टेंट भी, यानी कि ये तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम आए. लेकिन मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंज, एक टाइप का चेंज जो स्थिर ना हो, जो चेंज होता रहे. और फिकल का मतलब भी होता है मूड, या किसी का माइंड में कुछ चेंज आना, मूड में कुछ चेंज आना, इस टाइप में. तो मर्क्यूरियल का कौन क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑप्शन ए, फिकल इज द सिनोनिम ऑफ मर्क्यूरियल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 97 है इटिनरेट. ठीक है, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है. इटिनरेट का मतलब क्या होता है? इटिनरेट का मतलब होता है दोस्तों घूमना.
यानी कि ट्रैवल करना, ठीक है, ट्रैवलिंग करना, इसको हम, उसका मतलब होता है इटिनरेट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्रैवल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शंस ए अथॉरिटी, सी ऑर्डर, डी लिस्ट, ये तो कुछ रिलेशन ही नहीं रखते हैं इसके साथ, ये तो अलग ही सेट वर्ड्स दिए गए हुए हैं। जबकि इटिनरेट का जो सही मतलब होता है वो होता है ट्रैवल, जो इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द एंटोनियम ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर नहीं है, ARDER, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का हमें एंटोनियम बताना है। तो सबसे पहले हम, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है एक टाइप का, मैं बोलूँ इंटरेस्ट, कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, या इंथुसियाज्म, इस टाइप में ऑर्डर का मतलब जाता है। या ऑर्डर को आप एक टाइप का पैशन भी बोल सकते हो, ठीक है। पैशन होता है ना जो, उसको भी आप ऑर्डर का मतलब बोल सकते हो। तो इसका अगर ऑप्शंस को देखो आप, ऑप्शन सी पैशन हो सकता है, लेकिन ये तो इसका सिनोनियम है, हमें बोला गया है एंटोनियम। तो मैंने आपको एक बार दोस्तों अपैथी का मतलब बताया था, मुझे अभी भी याद है, शायद फर्स्ट या सेकंड जो हमने मॉक सीरीज़ की थी 20 क्वेश्चंस के इंग्लिश के लिए, उसमें हमने अपैथी का मतलब डिस्कस किया था। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, जबकि ऑर्डर का मतलब होता है इंटरेस्ट यानी कि पैशन। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, इज़ दी एंटोनियम ऑफ ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 अगेन, फाइंड द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड। अब हमें गिवन वर्ड का एंटोनियम बताना है। रिकाल्सिट्रेंट, रिकाल्सिट्रेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड जो कोऑपरेट ना करता हो, यानी कि अगर कोई इसकी अथॉरिटी हो, कोई बड़ी अथॉरिटी हो, उसके अंडर कोई काम करता हो, वो काम करने वाला उस अथॉरिटी के कहना नहीं मानता हो, उसके साथ कोऑपरेट, उसके रूल्स को नहीं मानता हो, वो होता है रिकाल्सिट्रेंट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें इसका एंटोनियम बताना है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा सी, ऑप्शन सी डोसाइल। तो रिकाल्सिट्रेंट का क्या एंटोनियम हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन सी डोसाइल, क्योंकि जहाँ पर रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, जो रूल्स ना मानता हो, अपने अथॉरिटी के अंडर इतनी कोऑपरेशन नहीं रखता हो। डोसाइल का मतलब होता है जो रूल्स वगैरह, लॉस वगैरह, उन सब के लिए कोऑपरेटिव हो, यानी कि एक टाइप का कोऑपरेटिव एटीट्यूड शो करे, कि जो रूल्स या अथॉरिटी के द्वारा दिए जाते हैं, जो ऑर्डर दिया जाता है, उसका पालन करे। तो ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, फाइंड दी एंटोनियम ऑफ फ्यूड, FEUD, फ्यूड। तो सबसे पहले आपको फ्यूड का मतलब पता होना चाहिए। फ्यूड का मतलब होता है दोस्तों डिस्प्यूट, एक टाइप का डिस्प्यूट, जो एक टाइप का हम झगड़ा बोल सकते हैं, या डिस्प्यूट जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है फ्यूड, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हमें बताना है, हमें इसका एंटोनियम बताना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, पीस। अगर फ्यूड का मतलब होता है डिस्प्यूट यानी कि अशांति, तो पीस का मतलब होता है शांति। इसका एंटोनियम ही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। डिस्प्यूट का जो एंटोनियम होता है वो होता है ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस, 100 MCQs इंग्लिश, जो JKSSB क्लास 4 के लिए थे। आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लगभग ये 100 क्वेश्चन है, ये काफ़ी हैं दोस्तों आपके लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अब हम आपके लिए एक न्यू चीज़ सोच कर लेकर आए हैं कि क्यों ना आपके हर एक टॉपिक के अपने टेलीग्राम चैनल पर हम टेस्ट कंडक्ट करवाते रहें, जिससे आपकी रिवीजन अच्छी होती रहे। यूट्यूब पर भी होता है,
यूट्यूब पर भी आपको क्विज़ेस मिलते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जबकि आपके टेलीग्राम चैनल पर भी हम टेस्ट लेते रहेंगे। तो ये रखिए कि 10 फेब से हम आपके टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो आप उसकी भी तैयारी रखिएगा, क्योंकि टेस्ट के बाद ही दोस्तों आपका ये पता चलता है कि रिवीजन कैसी है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आप हमारे 100 क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ, जिसमें हम या फिर न्यू क्विज़ कंडक्ट करवाएंगे, या फिर जो हमारा एक दो टॉपिक जो रह गया है, जैसे कि कई लोगों को मुझे बोला गया था कि मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं सर वो रिवाइज करवाओ, उसको याद करने में मुश्किल होती है। तो मैं एक बार मेंसुरेशन भी आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।